हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 20 चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा बहमनी एम्पायर। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 19 में विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया था, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये भी उससे लिंक्ड है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर समझ में आ गई तो इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको भी अब कवर कर लेते हैं। और ये जो एम्पायर है ये साउथ इंडिया का एम्पायर है, ध्यान रखना। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, उस समय जब मतलब दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था, तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी, उसी समय साउथ इंडिया में दो नए एम्पायर इमर्ज होकर आते हैं। एक था विजयनगर एम्पायर और उसके ऊपर था बहमनी एम्पायर। साउथ इंडिया की बात है, ये डेक्कन वाले एरिया में रूल कर रहे थे। ठीक है, और ये जो दोनों इमर्ज होके आते हैं, ये कब होके आते हैं? जब दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन स्टार्ट होता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका डिक्लाइन स्टार्ट होता है। दिल्ली सल्तनत में पावर जो है वीक होने लगती है, और जब एक पावर वीक होने लगती है तो जो छोटे छोटे जो रूलर्स हैं जो उनके अंडर में हुआ करते थे, वो क्या करते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऐसी कहानी कुछ इनके साथ भी हुई थी। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे जो हमारी बुक में नहीं है, ये सिर्फ आपको समझना है, लिखना नहीं है। और बाकी फिर हम बुक में जो दे रखा है वो सी चीज़ें देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मैं बेसिक्स आपको बताऊंगा। तो आप सबको पता होगा दिल्ली सल्तनत जिसके फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी के स्लेब थे। तो आपको कमेंट करके बताना है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन किस किस के बीच में हुआ था और कौन कौन जीते थे, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ओके। तो दिल्ली सल्तनत ने रूल किया 1206 से और 1526 के बीच में। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? लास्ट रूलर कौन था और उसको किसने हराया और कौन, फिर मतलब वो कहानी बतानी है आपको। ठीक है, लास्ट रूलर कौन था? तो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी रूल करती हैं: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ठीक है, हम बात करेंगे अभी तुगलक डायनेस्टी के समय। तुगलक डायनेस्टी के समय साउथ इंडिया में क्या हुआ था, दो नई डायनेस्टी इमर्ज होकर आती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर कमज़ोर पड़ जाती है। इसके बाद कुछ वीक रूलर्स आते हैं, और जैसे ही ये कमज़ोर पड़ती है तो फिर मौके का फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये साउथ इंडिया का अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन है। यहाँ पे जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये सारा की सारा पार्ट ये है विजयनगर एम्पायर। इसके ऊपर जो है ये है बहमनी एम्पायर। तो ये दोनों के दोनों, ये कब राइज होता है इनका राइज जब होता है जैसे दिल्ली सल्तनत, स्पेशली तुगलक डायनेस्टी थी, उसका वीक होना स्टार्ट होता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। तो इंडिया के अलग अलग भागों में इंडिपेंडेंट किंगडम्स का इमर्ज होना भी स्टार्ट हो जाता है, नए नए किंगडम्स निकल के आ जाते हैं। इनमें साउथ इंडिया में दो इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे, पहला था विजयनगर एम्पायर और दूसरा था बहमनी एम्पायर। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे विजयनगर और ये है बहमनी एम्पायर। यहाँ पे 2-3 रिवर्स हो रहे हैं, इनके नाम याद रखना। नीचे ये कावेरी रिवर है, यहाँ पे कृष्णा रिवर है, यहीं पे गोदावरी रिवर है, ऊपर महानदी। ठीक है, तो रिवर्स के नाम भी आते हैं, तो ध्यान रखना साउथ इंडियन रिवर्स हैं। अगर कोई पूछ ले साउथ इंडिया की रिवर्स के नाम बताओ तो आप बता देना कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये साउथ इंडियन रिवर्स हैं, जिसको हम पेनिनसुलर रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि अभी जैसे दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ तुगलक डायनेस्टी के समय पे, तो एक तो विजयनगर एम्पायर निकल के आता है, जिसके फाउंडर थे हरिहर एंड बोक्का, ये दोनों भाई थे। और दूसरा एम्पायर था बहमनी एम्पायर, ये इसके फाउंडर थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन दोनों में एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जो विजयनगर एम्पायर था यहाँ पे हिंदू रूलर्स रूल कर रहे थे, और बहमनी एम्पायर था यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स रूल कर रहे थे। और इनके बीच में ऑलवेज क्या चलती रहती थी? लड़ाई चलती रहती थी, ऑलवेज कन्फ्लिक्ट होता रहता था। अब देखो, ये पड़ोसी हैं, दो नए नए एक किंगडम इधर है और एक किंगडम इधर है, तो सीधी सीधी बात है, नेचुरली इनमें आप पहले क्या है, लड़ाई चलती रहती थी, क्योंकि ये चाहते थे इन पर कंट्रोल करें और ये चाहते थे इन पर कंट्रोल करें। और यहाँ पे एक रीजन और था रायचूर, एक रीजन है रायचूर का रीजन। रायचूर वहाँ पे क्या है, दोआब क्षेत्र था, जहाँ पे मतलब उसको हर कोई अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। तो अभी हम इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। तो बहमनी एम्पायर जो था इसको इस्टेब्लिश किया था अलाउद्दीन हसन ने, इसको इस्टेब्लिश किया था। इसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। और अलाउद्दीन हसन जो था ये किंग बनता है 1347 में। एक्चुअली अलाउद्दीन हसन को इसको भेजा था दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे तुगलक डायनेस्टी के, इन्होंने साउथ इंडिया में भेजा था। वहाँ पर रिवोल्ट हुई थी, रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, मगर इन्होंने ही उल्टा उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया और अलग से एक बहमनी एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट कर दिया। इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया, हसन गंगू ने या अलाउद्दीन हसन ने एक टाइटल अडॉप्ट किया, उसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, तो ये तीनों नाम एक ही हैं, अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन गंगू, ये तीनों नाम एक ही हैं। खास बात क्या है, फाउंडेशन कब ले किया था इन्होंने? 1347 में फाउंडेशन ले किया था बहमनी एम्पायर का। इनकी जो कैपिटल थी सबसे पहले गुलबर्गा बनती है और बाद में इसकी कैपिटल चेंज होकर बीदर बन जाती है। ठीक है,
और इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, पहला था फिरोज शाह बहमनी और दूसरा था महमूद गबन। महमूद गबन के बाद इस डायनेस्टी का जो बहमनी एम्पायर है इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। महमूद गबन के टाइम पर बहुत ज़बरदस्त मतलब जो बहमनी एम्पायर है बहुत ज़बरदस्त अपने पीक पर था, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने हाइट को अचीव किया था, मतलब बहुत ज़बरदस्त नाम अपना किया था, पावर भी बहुत इनके पास शानदार थी। फिरोज शाह बहमनी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर्स थे। इन्होंने रायचूर दोआब था उसको विजयनगर एम्पायर से कैप्चर कर लिया था, मगर ज़्यादा समय तक नहीं, विजयनगर एम्पायर ने इसको वापस भी ले लिया था। महमूद गबन की अगर बात करें तो ये बहमनी किंग के पीएम हुआ करते थे, वजीर हुआ करते थे, और वजीर आज की डेट में जो पीएम है उसकी बराबर पावर होती थी, तो राजा के नीचे फिर वजीर ही होता था, उसके पास बहुत पावर्स हुआ करती थी। ये मोहम्मद शाह थर्ड इसके वजीर हुआ करते थे। ये बहुत ही इन्होंने जो बहमनी किंगडम है इसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाया, शक्तिशाली बनाया अपने दम पर, ना कि राजा के दम पर, ठीक है। इनके टाइम पर राजा तो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, मगर ये बहुत ज़्यादा कैपेबल, बुद्धिमान, तेज तर्रार आदमी थे। कौन? महमूद गबन, ठीक है। ये बाई बर्थ पर्शियन थे, फारसी थे, इंडिया के नहीं थे, और ये एक ट्रेडर थे, यहाँ पे ट्रेड करने आए थे। बाद में इनकी कैपेबिलिटी के आधार पर इनको क्या बना दिया गया, रॉयल कोर्ट में जगह दी गई, बहमनी जो एम्पायर था उसमें जगह दी गई, और धीरे धीरे ये राजा के क्या होने लगे, फेवरेट बन गए, ठीक है। तो ये ट्रेडर थे, यहाँ पे इंडिया में आए, सेटल हुए, और फिर ये दरबार में पहुँचे, वहाँ पर इनको सब धीरे धीरे पोजीशन दी गई, फिर इनकी कैपेबिलिटी के आधार पर इनका प्रमोशन होता गया, और फाइनली फिर ये क्या बन जाते हैं, राजाओं के बहुत ही ज़्यादा चहेते बन जाते हैं। लगभग 18 साल इन्होंने जो किंगडम के अफेयर्स थे, जो भी मैटर्स थे, उन सारी चीज़ों को इन्होंने संभाला था, मिस किया था, और बहमनी किंगडम को एक्सपेंड करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। एक्सपेंड मतलब उसकी बाउंड्रीज को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल था, और किंगडम को इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। यहाँ का जो स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, इस सारी चीज़ों को इन्होंने क्या किया था, चेंज किया था। इन्होंने एक मदरसा भी बनवाया था विदार में, और जहाँ पे लाइब्रेरी, देश विदेश से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, मतलब एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने क्या किया था, डेवलपमेंट किया था। इनके समय पर एक्चुअली क्या है, जो बहमनी किंगडम था, इनके दरबार में जो नोबल्स हुआ करते थे, जो मतलब मंत्री संतरी हुआ करते थे, उनमें हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता रहता था, विवाद चलता रहता था। दरबार में दो प्रकार के लोग थे, एक तो डेक्कनी और दूसरे परदेसी। डेक्कनी मतलब जो डेक्कन वाले एरिया के लोकल थे, लोकल लोग जो थे, लोकल जो रूलर्स थे, या लोकल जो सामंत हुआ करते थे, मंत्री संतरी जो हुआ करते थे, नोस, उनको डेक्कनी बोलते थे। और जो लोग बाहर से आए हैं, ईरान, टर्की, अरेबिया, सेंट्रल एशिया, उनको परदेसी बोला जाता था। तो सीधी सीधी बात है, ये जो डेक्कनी थे ये परदेशियों से चिढ़ते थे, और परदेशी महमूद गबन भी एक परदेशी था। तो महमूद गबन, अब आप महमूद गबन आप देख सकते हो, यहाँ पर महमूद गबन बहुत सारे रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेज लेके जा रहे हैं, और राजा के फेवरेट बनते जा रहे हैं, राजा के मतलब आंखों का तारा बनते जा रहे हैं, और लोग भी इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो अब ये क्या है, डेक्कनी लोगों को ये बात पच नहीं रही थी। अब कैसे पचेगी यार, मतलब उनकी मतलब दाल गलना बंद कर दिया था इन्होंने, दाल तो अब सब जगह मतलब महमूद गबन ही गबन हो रहा था। तो ये क्या हो रहे थे, आपस में एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, और महमूद गबन के खिलाफ कंस्पायरेसी स्टार्ट कर देते हैं। कंस्पायरेसी का मतलब है साजिश रचना स्टार्ट कर देते हैं। महमूद गबन ने इन दोनों ग्रुप्स में समझौता कराने की कोशिश की, मगर जो प्रयास थे वो सारे के सारे व्यर्थ जाते हैं, मतलब ये इनके प्रयास व्यर्थ फेल हो जाते हैं। कोशिश की कि इन दोनों को एक करें, मगर ये नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो फिर फाइनली इनके जो अपोनेंट्स थे महमूद गबन के, उन्होंने इनके खिलाफ साजिश रची और इनको फाइनली एग्जीक्यूट करवा दिया, फांसी की सज़ा दिलवा दी, ठीक है। ये इनके साथ बहुत ही बड़ा मतलब दिक्कत हुई। इनके टाइम पे एक रूलर हुआ करता था मोहम्मद थर्ड ने क्या किया, मोहम्मद गबा को या महमूद गबन को क्या करवा दी, फांसी की सज़ा दे दी गई। बाद में इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ था, मोहम्मद थर्ड को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ था कि ये क्या कर दिया हमने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही महमूद गबन की हत्या होती है, इनकी फांसी होती है, उसके बाद जो एम्पायर था बहमनी एम्पायर, इसका क्या होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। ये एम्पायर पूरी तरह से डूबने लगता है, इसकी पावर्स कम होने लगती हैं। और फिर ये जैसे ही मतलब पावर कम होने लगती है, या फिर मतलब सेंट्रल में जो पावर कम होती है, तो जो अलग अलग जो रूलर्स हुआ करते थे इनके अंडर में, बहमनी एम्पायर के अंडर में जो रूलर्स हुआ करते थे, जो इनको पहले रिपोर्ट करते थे, इनके अंडर में काम करते थे, जैसे ही सेंटर में पावर कमजोर होती है तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। ध्यान देना, ये जो रूलर्स हैं, अब जैसे मैं जगह के नाम बताता हूँ कौन कौन से जो रूलर्स हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं। जैसे ही बहमनी एम्पायर की पावर कम होती है, ठीक है, महमूद गबन की हत्या मतलब फांसी होती है, उसके बाद पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्लाइन होने लगता है, और जो बहमनी एम्पायर है 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से 5 भाग हैं,
अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, ये 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। अहमदनगर में रूल कर रहे थे निजाम शाहीज, ध्यान देना, अहमदनगर में रूल कर रहे थे निजाम शाहीज, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे अहमदनगर के, वो थे मलिक अहमद निजाम शाह, और यहाँ पे जो डायनेस्टी रूल कर रही थी यहाँ पे अहमदनगर में, वो थी निजाम शाही डायनेस्टी। दूसरे थे बीजापुर, बीजापुर ध्यान देना, इसको इस्टेब्लिश किया था यूसुफ आदिल शाह, और यहाँ पे जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो थी आदिल शाही डायनेस्टी। गोलकुंडा की बात करें तो गोलकुंडा को बसाया था, संस्थापक जो थे गोलकुंडा के वो थे कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, और यहाँ पे जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो थी कुतुब शाही डायनेस्टी। बरार की अगर बात करें तो बरार में एक चीज़ याद रखना, बरार को इस्टेब्लिश किया था किसने, फतेह उल्ला, ये चीज़ ध्यान देना, फतेह उल्ला इमाद शाही, यहाँ के जो संस्थापक थे फतेह उल्ला इमाद थे, इमाद शाह थे, फतेह उल्ला इमाद शाह, और यहाँ पे जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो थी इमाद शाही डायनेस्टी। बीदर की अगर बात करें तो बीदर को बसाया था किसने, इस्टेब्लिश किया था अमीर अली बरीद, ध्यान देना, बीदर को बसाया था अमीर अली बरीद, और यहाँ पे जो डायनेस्टी रूल कर रही थी बरीद शाही डायनेस्टी। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रख लो कि जो अपना बहमनी एम्पायर है, जैसे ही महमूद गबन की डेथ होती है उसके बाद क्या होता है, बाद में कुछ समय बाद ही जो आने वाले रूलर्स थे बहुत ज़्यादा वीक थे, मतलब कमज़ोर थे, तो इनके अंडर में जो मतलब रूलर्स हुआ करते थे लोकल, वो अपने आप को क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, और बहमनी एम्पायर 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। 5 भाग मैंने बताई थी, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बरार और बीदर, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी वो मैंने बताई दिया, अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही, गोलकोंडा में कुतुब शाही, बरार में इमाद शाही, और बीदर में रूल कर रही थी बरीद शाही डायनेस्टी। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अब आते हैं हमारी किताब पर, ठीक है, बुक पर आते हैं। बुक में बहुत कम जानकारी दे रखी है, मुश्किल से 2-4 मिनट लगेंगे आपको करने में, क्योंकि एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बहमनी एम्पायर को फाउंड किया था हसन जफर शाह, ठीक है, हसन जिसका नाम दूसरा जफर शाह है, 1347 में, ठीक है। बाकी इनके और नाम भी मैंने बताई दिए, आपको याद रखने। हसन जो था ये ऑफिसर था किसका, मोहम्मद तुगलक का ये ऑफिसर था। मोहम्मद तुगलक कौन है, ये तुगलक डायनेस्टी के रूलर है, जो दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी, ठीक है। हसन टुक द एडवांटेज ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट तुगलक एंड विद द हेल्प ऑफ अमीर्स ऑफ साउथ ही लेड द फाउंडेशन ऑफ बहमनी एम्पायर इन साउथ इंडिया में क्या होता है, मोहम्मद तुगलक के खिलाफ रिवोल्ट हो जाती है, तो हसन क्या करते हैं, उसी रिवोल्ट का फायदा उठाते हैं, और वहाँ के जो अमीर्स थे, वहाँ के जो नोबल्स थे, उनको अपने अंडर में ले लेते हैं, और उनकी सहायता से स्थापना करते हैं, बहमनी एम्पायर की स्थापना करते हैं। कौन, हसन, गंगू के नाम से भी फेमस है हसन, और जफर शाह भी इनको बोला जाता है। हसन जो थे ये पर्शियन वॉरियर बहमन के क्या थे, बहमन के ये डेसेंडेंट थे। डेसेंडेंट का मतलब है वंशज थे, मतलब हसन की जो लिंक है, इनके जो मतलब पूर्वज है वो कहाँ के थे, पर्शियन वॉरियर बहमन के वंशज माना जाता है इनको। पर्शियन मतलब फारसी एक योद्धा था बहमन उनके, तो इसीलिए बहमन के नाम पर ही इन्होंने एक अपना टाइटल अडॉप्ट किया था जिसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। ध्यान देना, अलाउद्दीन बहमन शाह इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था। और जब इनकी डेथ हुई थी 1358 में इनकी डेथ हो जाती है, तो उनके बाद जो एम्पायर था, ये बहमनी जो एम्पायर था, ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। अगर नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में एक रिवर है पेनगंगा, वहाँ तक, साउथ में कृष्णा रिवर तक, गोवा, वेस्ट में गोवा तक, और ईस्ट में भोंगीर तक फैला हुआ था बहमनी एम्पायर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना, बहमनी एम्पायर को फाउंड किया किसने, हसन शाह या जफर शाह ने फाउंड किया था, ठीक है। और हसन शाह कौन था, मोहम्मद तुगलक का ये अपना ऑफिसर हुआ करता था, और मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ साउथ में रिवोल्ट हो जाती है, और इसी रिवोल्ट का फ़ायदा उठाते हैं कौन, हसन या जफर शाह फ़ायदा उठाते हैं, और साउथ के अमीर्स की सहायता से, अमीर मतलब वहाँ के जो नोबल्स हुआ करते थे, उनकी सहायता से बहमनी एम्पायर की फाउंडेशन ले करते हैं। ये जो पर्शियन वॉरियर बहमन है उनके वंशज माने जाते हैं, और इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था अलाउद्दीन बहमन शाह। और जब इनकी डेथ हुई थी 1358, तब तक बहमनी एम्पायर बहुत बड़े एरिया में फैल चुका था। कहाँ कहाँ तक फैल चुका था, नॉर्थ में पेनगंगा, साउथ में कृष्णा रिवर, वेस्ट में गोवा तक, और ईस्ट में भोंगीर तक ये फैल चुका था। ये था इसका एक्सटेंशन। अब बहमनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर में हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता रहता था, हमेशा विवाद चलता रहता था। तो उसका कारण क्या था, कारण ये था, एक तो विजयनगर एम्पायर का जो वेस्टर्न फ्रंटियर है, मतलब विजयनगर एम्पायर की जो वेस्ट साइड है, वो वेस्ट साइड में कौन था, बहमनी किंगडम था। मतलब ये दोनों इनके मतलब पड़ोस में थे। मैंने अभी बताया था आपको, नीचे विजयनगर एम्पायर था, ऊपर कौन था, ऊपर था बहमनी एम्पायर। तो ये मतलब पड़ोसी थे, बॉर्डर आपस में शेयर करते थे, इसलिए एक तो लड़ाई चलती रहती थी इनकी आपस में, ठीक है। तो दोनों किंगडम्स हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। और एक था, मैंने बताया था रायचूर दोआब, तो ये रायचूर दोआब पर कंट्रोल करना चाहते थे। रायचूर दोआब जो था बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था,
तो हर कोई चाहता था कि ये फर्टाइल ज़मीन है मेरे अंडर में हो, मेरे अंडर में हो। कभी ये विजयनगर के एम्पायर के हाथ में चली जाती थी, कभी बहमनी एम्पायर के हाथ में चली जाती थी। एक रीजन ये दे रखा है अपनी बुक में कि एक ये था कि दो नेबरिंग फोर्ट थे, ये फोर्ट मतलब दुर्ग, मुगदल और रायचूर, इन दोनों पर हर कोई क्या चाहता था, विक्ट्री गेन करना चाहता था कि भाई ये मेरे अंडर में हो दुर्ग और ये मेरे अंडर में हो। विजयनगर चाहता था कि मेरे अंडर में आए ये दुर्ग और बहमनी चाहता था मेरे अंडर में आए, इसलिए इनमें हमेशा विवाद चलता रहता था। और ये था एक बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब फसाद की जड़, बीमारी की जड़, लड़ाई की जड़। तो लड़ाई की जड़ थी ये दो दुर्ग, मुगदल और रायचूर का दुर्ग। हर कोई चाहता था कि ये मेरे कंट्रोल में हो और मेरे कंट्रोल में हो। एक नाइन्थ रूलर था, नाइन्थ बहमनी सुल्तान था जिसका नाम था अहमद। अहमद ने क्या किया था, कैपिटल गुलबर्ग से बीदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया था। स्टार्टिंग में इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी बहमनी एम्पायर की वो गुलबर्ग थी, बाद में इसको बीदर कर देता है। कौन कर देता है, अहमद इसको चेंज कर देता है। और ध्यान देना बहमनी किंगडम में अगर मुस्लिम्स की संख्या देखें तो मुस्लिम्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी, मुस्लिम्स बहुत कम संख्या में थे। और इसीलिए जो शिया मुस्लिम्स थे, बाहर के जो शिया मुस्लिम्स थे वो यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, मुस्लिम्स में दो सेक्ट होते हैं, एक होता है शिया मुस्लिम्स और एक होते हैं सुन्नी मुस्लिम्स। और इन दोनों में आपस में कभी भी बनती नहीं है क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुस्लिम्स की संख्या कम थी इसलिए शिया मुस्लिम्स यहाँ पे आगे। इनके आने की वजह से बाकी जो मुस्लिम्स थे, सुन्नी मुस्लिम्स, एबेसिनियन सुन्नी मुस्लिम्स और सदन के जो मुस्लिम्स थे वो क्या हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं जैसे शिया मुस्लिम यहाँ पर सेटल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी विचारधारा अलग अलग है। 13वें सुल्तान थे मोहम्मद थर्ड। मैंने बताया था मोहम्मद थर्ड के बारे में। मोहम्मद थर्ड वही जिसने मोहम्मद गबन को क्या दे दिया, फांसी पर लटका दिया, फांसी पर लटकवा दिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वो मैंने इनकी कहानी बताई दी है मोहम्मद गबन की। बहुत ही एबल मतलब पर्सन था ये मोहम्मद गबन, बहुत ही बड़ी हाइट पर बहमनी एम्पायर को ये ले गए थे। तो ये चीज़ एक ध्यान रखना, जो मोहम्मद गबन थे बहुत ही ज़्यादा लॉयल सर्वेंट थे इस किंगडम के, बहुत ही ज़्यादा सेवक थे एक प्रकार से कह सकते हैं, जो कि वजीर हुआ करते थे। और इन्होंने बहमनी एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया था, पावर इनकी बढ़ाई थी, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। इसको साजिश रच के इनके जो अपोजिशन वाले थे उन्होंने क्या कर दिया, सुल्तान से कहलवाकर इसको क्या दिलवा दी, फांसी दिलवा दी। मोहम्मद थर्ड ने क्या दे दी, इनको फांसी दे दी। बाद में इनको क्या हुआ, पछतावा हुआ कि यार हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो जैसे ही गबन की डेथ होती है तो एम्पायर क्या होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। डिक्लाइन मतलब इसकी पावर कम होने लगती है और कमजोर होने लगता है। और जब डिक्लाइन होने लगता है तो जो रूलर्स थे अलग अलग एरिया के, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये ऑफ है भाई, ड्यूरिंग द रेन ऑफ लास्ट सुल्तान महमूद, इनका एक लास्ट सुल्तान था बहमनी एम्पायर का महमूद, ये ऑफ है। ठीक है, महमूद, उसके टाइम पर जो एम्पायर था वो 5 भागों में डिवाइड होता है। ध्यान देना, बहमनी एम्पायर का लास्ट सुल्तान कौन था, महमूद था। और महमूद के टाइम पर जो बहमनी एम्पायर है 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से 5 भाग थे, अहमदनगर, बरार, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा। इनमें मैंने बता भी दिया था बेसिक्स में कौन कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, फिर दोबारा मैं बता देता हूँ। अहमदनगर की अगर हम बात करें तो अहमदनगर में ध्यान देना डायनेस्टी रूल कर रही थी, निजाम शाही डायनेस्टी रूल कर रही थी। बरार की अगर हम बात करें तो बरार में इमाद शाही डायनेस्टी रूल कर रही थी। बीजापुर की अगर हम बात करें तो बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी रूल कर रही थी। और बीदर की बात करें तो बीदर में बरीद शाही डायनेस्टी रूल कर रही थी। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो सूबेदार्स ऑफ दीज स्टेट्स डिक्लेयर देमसेल्व एज इंडिपेंडेंट रूलर्स। इन स्टेट्स में जो सूबेदार हुआ करते थे, इनके जो कंट्रोलर्स हुआ करते थे, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। पहले तो ये सब किसको रिपोर्ट करते थे, बहमनी एम्पायर का जो किंग होता था उसको रिपोर्ट करते थे। मगर जब किंग ही कमजोर हो गया तो इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बीजापुर का जो संस्थापक आपको पता ही है, फाउंडर यूसुफ आदिल शाह, और यहाँ पे डायनेस्टी रूल कर रही थी आदिल शाही डायनेस्टी। यहाँ का एक रूलर था मोहम्मद आदिल शाह। ध्यान देना, मोहम्मद आदिल शाह, उसने गोल गुंबद का निर्माण करवाया, जो कि भारत की सबसे बड़ी गुंबद है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। गुंबद मतलब डोम जिसको बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में फोटो जो लगा रखा है मैंने, गोल गुंबद का ही फोटो है। ठीक है, और एक ध्यान रखना, गोलकुंडा का एक रूलर था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये गोलकुंडा का क्या है, रूलर है, ये फाउंडर भी है। इन्होंने 4 मीनार का निर्माण करवाया, जो कि हैदराबाद में। ध्यान देना, दोबारा मैं बता रहा हूँ, गोलकुंडा का एक फाउंडर था जिसका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इन्होंने हैदराबाद को भी बसाया था शहर को, और 4 मीनार का निर्माण करवाया। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और एक इनके टाइम पर ध्यान देना, एक रशियन ट्रेडर आया था जिसका नाम था
सिप्स, अब देखो इनका रशियन नेम है, जो भी आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना। एटोनिसिप्स निकिटिन, ये आया था रशियन ट्रेडर, तो ये लगभग 4 साल यहाँ पे रहा था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बहमनी एम्पायर में कौन सा रशियन ट्रेडर आया था, तो आपको बताना है एटोनिसिप्स निकिटिन आया था। और इनके अनुसार यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो आम आदमी थे, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा दयनीय थी। माइजरेबल का मतलब बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन खराब थी। मतलब यहाँ पे लोगों की कंडीशन, जो आम लोग थे, जनता जो थी, जनता खुश नहीं थी, जनता की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। किसके अनुसार? एटोनिसिप्स निकिटिन के अनुसार, जो कि रशियन ट्रेडर थे। तो यहाँ पर हमारा बहमनी एम्पायर भी खत्म हुआ, हमने सारी चीज़ खत्म कर दी है। अब बस राजस्थान के 2-3 रूलर्स बच रहे हैं, उनको और मैं करा दूंगा और फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने सारे के सारे नोट्स अपलोड कर रखे हैं। और साथ के साथ में आप यहाँ पर आपको जितने भी वीडियो जाएंगे उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और यहाँ पे नोट्स कैसे डाउनलोड करने, छोटा सा वीडियो बना रखा है, इसको देख सकते हो अगर दिक्कत आ रही है तो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।